गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग पर्यावरण के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख रहे थे और उसके आंसर, इसलिए ताकि जो आने वाले एग्ज़ाम हो उसमें हम लोग सही इनका सही आंसर दे सकें। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए पर्यावरण बराबर महत्व रखता है और आजकल के कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन की जो मात्रा है वह बढ़ती जा रही है। तो इससे पहले भी हम लोग लगभग पर्यावरण से संबंधित लगभग 5 वीडियो बना चुके हैं जिसमें केवल इसी तरह से फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था और आज उससे आगे बढ़ते हैं। आज पहला क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत मुख्यतः जहाँ अवस्थित रहती है वह है, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे लोग स्ट्रेटोस्फियर, यानी यह अपना पृथ्वी है, इसके ऊपर सबसे पहली परत क्या उसको कहते हैं? ट्रोपोस्फियर। उसके ऊपर यह क्या है? तो स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल, और समताप मंडल में ही एक ओजोन परत पाई जाती है जो 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत की सर्वाधिक सांद्रता पाई जाती है। और ओजोन कैसे मापा जाता है? तो ओजोन मापने का इकाई है डॉप्सन। स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग 10 से 50 किलोमीटर ऊंचाई पर अवस्थित रहती है क्या? तो ओजोन परत पृथ्वी से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर। और ओजोन परत पृथ्वी से कितने करीब ऊंचाई पर स्थित है? तो यह 20 किलोमीटर, इसीलिए इसको एवरेज लिखा जाता है 15 से 35 किलोमीटर। क्लोरोफॉर्म के लिए सत्य नहीं है क्या? बताइए। यह ग्रीन हाउस गैस है क्लोरोफॉर्म, इतना याद कीजिए। यदि वह ग्रीन हाउस प्रभाव में उत्पादन योगदान नहीं देती, गलत। यह ग्रीन हाउस गैस है और इसका मुख्य रूप से इस्तेमाल शीतल केंद्रों यानी कि ग्रीन रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, कूलर में तो नहीं होगा, लेकिन जो एसी का ही इसमें होता है। क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन के मानव निर्मित यौगिक है कौन? तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी है तो यही CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा जो विकिरण अवशोषित किया जाता है वह क्या होता है? तो पराबैंगनी, और वह भी UV रे C। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है, तो उसका नाम क्या है? तो ओजोन। क्या कहेंगे उसको? ओजोन यानी O3। ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के रूप में पृथ्वी पर जीवन को बचाती है, यानी ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत क्या करेगा? वह पृथ्वी पर जीवन को बचाती है। किससे? तो अल्ट्रावायलेट किरणों से, नहीं तो जल जाएगा। ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि यह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है तो UV रेस। सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कारण हो सकता है तो त्वचीय कैंसर का। अधिक समय तक सूर्य के पराबैंगनी विकिरण के शरीर पर पड़ने से हो सकता है DNA में अनुवांशिक परिवर्तन। ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है तो 16 सितंबर को। क्लोरीन, फ्लोरीन एवं ऑक्सीजन से बना मानव निर्मित गैसीय व द्रवीय पदार्थ है जो कि रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलित यंत्रों में शीत कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायुमंडल के ध्रुवीय भागों में ओजोन का निर्माण धीमी गति से होता है, अतः ओजोन के क्षरण का प्रभाव सर्वाधिक परिलक्षित कहाँ होगा? तो ध्रुवों पर। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक है तो यही CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायुमंडल में जिसकी उपस्थिति से ओजोनोस्फियर में ओजोन परत का क्षय होता है उसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सबसे मुख्य जिम्मेवार है। ओजोन परत की क्षीणता के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है? तो विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म, यह ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है, लेकिन यह ग्रीन हाउस गैस आएगा। ओजोन परत की क्षीणता के उत्तरदायी गैस है तो CFC, हैलोजन्स, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरो एथिलीन, हैनोन 1211 और 1301 आदि गैसें हैं। वह ग्रीन हाउस गैस जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है तो नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है तो अंटार्कटिका के ऊपर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसके रक्षण से संबंधित है वह है ओजोन परत। 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुआ था तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है ओजोन परत
के क्षय को रोकने से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है क्लोरोफॉर्म के उत्पादन को रोकने से। समतापमंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। ओजोन परत की मोटाई मौसम के हिसाब से बदलती रहती है। बसंत ऋतु में इसकी मोटाई सबसे ज़्यादा होती है और वर्षा ऋतु में इसकी मोटाई सबसे कम होती है। तो बसंत में सबसे अधिक और वर्षा ऋतु में सबसे कम। वो जो ओजोन परत को मापा जाता है डॉप्सन इकाई। डॉप्सन क्या है? डीओ इसका यूनिट है। 0 डिग्री सेल्सियस तथा 1 एटम दाब पर शुद्ध ओजोन को 1 मिलीमीटर की मोटाई के बराबर होता है। तो क्या होगा? वही एक डॉप्सन होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन ह्रासक पदार्थों के रूप में चर्चित है, उनका प्रयोग होता है सुगठ फोम के निर्माण में, एरोसोल कैन में दाबकारी एजेंट के रूप में तथा कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने में। एक अत्यधिक अस्थायी यौगिक जो वायुमंडल में 80 से 100 वर्षों तक बना रह सकता है वह कौन है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोजन्स और कार्बन टेट्राक्लोराइड तीनों ही पदार्थ क्या हैं? तो ओजोन रिक्त कारक हैं, मतलब ओजोन का नाश करेंगे। CFC, हैलोजन तथा अन्य ओजोन रिक्त कारण रसायनों जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड के उत्पादन पर रोक लगाई गई है। किसके हिसाब? तो यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के हिसाब से। अंटार्कटिका क्षेत्र में ओजोन क्षेत्र का बनना चिंता का विषय है। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र के बनने का संभावित कारण क्या है? तो यह है विशिष्ट ध्रुवीय वातावरण तथा समतापमंडलीय बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर्वाहन, जिससे वहाँ पर ओजोन परत का नाश हो गया है। ऐसा माध्यम जहाँ क्लोरीन यौगिक ओजोन परत का विनाश करने वाले क्लोरीन कणों में परिवर्तित हो जाते हैं, वो कहाँ है? तो ध्रुवीय समतापमंडलीय बादल। हम लोग जानते हैं कि ओजोन क्या है? O3, ऑक्सीजन क्या होता है? O2, लेकिन जो क्लोरीन होगा उसमें क्या होता है? यह उसमें एक ऑक्सीजन के जो एक अणु होते हैं वो एक आवारा अणु होता है जो क्या करेगा? कहीं भी जाएगा और साथ में मिल जाएगा और उसको ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देगा। जब ओजोन में जाएगा तो ओजोन पहले O3 था, उससे यह ज्वाइंट करेगा और O3 से क्या होगा? एक ऑक्सीजन और दूसरा एक और ऑक्सीजन O2 हो जाएगा निर्माण। यही कारण है कि यह ओजोन को ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देता है। कौन? तो क्लोरीन। फ्रीजों में जो गैस भरी जाती है वह क्या है? मेफ्रॉन। मेफ्रॉन, हाँ। प्रशीतक के रूप में बड़े संयंत्रों में प्रयुक्त होती है अमोनिया। सर्वप्रथम वर्ष 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था। किसने लगाया? तो ब्रिटिश दल ने लगाया था। तिब्बत पठार के ऊपर 2005 में ओजोन आभा मंडल ओजोन हैलो का पता लगाया गया GW केंट मूर के द्वारा। GW केंट मूर के द्वारा मनुष्य में खांसी, सीने में दर्द उत्पन्न करने के साथ साथ फेफड़ों को भी क्षति पहुंचाता है। कौन? तो यही ओजोन। अगर पृथ्वी के तल पर है तो यह हानिकारक गैस है। सूर्य के उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश की 93 से 99% मात्रा अवशोषित कर ले जाती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। तो कहाँ अवशोषण होगा? तो ओजोन परत में। ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग बाह करने के लिए फेजिंग आउट मुद्दे से संबंधित कौन? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आगे बढ़ते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। भारत में सर्वप्रथम जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? सन 2002 की बात है। जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब और किसने किया? तो उनका नाम था वाल्टर जी रोसेन। 1986 में। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय भारत में कहाँ है? तो चेन्नई में। रेड डाटा बुक क्या है? तो विलुप्त होने की कगार पर खड़ी संकटग्रस्त पौधों और पशुओं की सूची है। रेड डाटा बुक किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा निकाली जाती है? तो IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा निकाली जाती है। IUCN का मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड यानी स्विट्जरलैंड में। रेड डाटा बुक को पहली बार कब प्रकाशित किया गया? तो 1966 की बात है।
रेड डाटा बुक में संकटापन्न जीवों को किस रंग से दर्शाया गया? तो पिंक कलर में। क्या कलर था उसका? तो पिंक। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन से दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया गया है? तो 2011 से 2020 के वर्ष को जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया। रामसर संधि किससे संबंधित है? तो यह आर्द्र भूमियों के संरक्षण व संवर्धन से संबंधित है। कौन? तो रामसर संधि। विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च की बात है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस कब मनाया जाएगा? तो 22 मार्च को। और पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। विश्व पर्यावरण दिवस 26 नवंबर। ओजोन दिवस 16 सितंबर। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को। आगे बढ़ते हैं। विश्व वन्य प्राणी दिवस तो यह 6 अक्टूबर को। भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जैव विविधता है? तो 7 से 8%। राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह पोर्ट ब्लेयर में है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो अर्नेस्ट हैकल ने। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो एजी टॉन्सले ने। क्या नाम था उनका? एजी टॉन्सले। बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो एडवर्ड सुएस ने। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया? तो 1973 की बात है। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में है। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट उद्यान, उत्तराखंड। राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक में। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उसका नाम है राजीव गांधी नेशनल पार्क। केरल में स्थित पेरियार अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली हाथियों के लिए। यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम मैब क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों एवं उनके पर्यावरण के मध्य संबंधों में सुधार है। इसकी शुरुआत 1971 में की गई थी। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क जिसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील उसका नाम है वुलर झील और लोकटक नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? तो उत्तराखंड। शीत मरुस्थल यानी कोल्ड डेजर्ट जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश। भारत में हाथी परियोजना कब आरंभ की गई थी? तो 1992 में। जंगली गधों का अभ्यारण्य गुजरात के कच्छ के रण में है और यह इसकी स्थापना 1972 में की गई थी और यह भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध राज्य तो असम और पश्चिम बंगाल। गिर के शेरों को रखे जाने हेतु राष्ट्रीय पार्क या अभ्यारण्य का क्या चयन है? उसका नाम था श्योपुर। मध्य प्रदेश जिले में पालपुर कूनो नामक वन्यजीव अभ्यारण्य का चयन एशियाई शेरों की पुनर्प्रविष्ट स्थल के रूप में किया गया था। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में है। मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध था? तो वह राजस्थान में स्थित मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान भारतीय सारंग के लिए प्रसिद्ध। सारंग भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो मध्य प्रदेश है। कौन सा राज्य साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? तो वह राजस्थान है। भारत में स्थित कौन सा नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है? तो नाम है मणिपुर में स्थित केयूल लामझाओ नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित द ग्रेट बैरियर रीफ। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत समताप मंडल के निचले भाग में 15 से 35 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। वायुमंडल कई प्रकार के गैसों से बना है। क्या है? मिश्रण है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? तो वह नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक है। उत्तराखंड में मनाए जाने वाला हरेला पर्व किससे संबंधित है? तो यह पौधा रोपण से संबंधित है। खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में मानव क्या है? तो यह खाद्य श्रृंखला में फूड चेन में मानव प्राथमिक उपभोक्ता है जब वह शाकाहारी भोजन करता है, द्वितीय उपभोक्ता है जब वह मांसाहारी भोजन करता है।
दो भिन्न समुदायों के बीच के संक्रमित क्षेत्र क्या कहलाएगा, उसको इकोटोन कहते हैं। कौन सा वृक्ष पारिस्थितिकी आतंकवादी है, तो यूकलिप्टस, क्योंकि यह जल का अत्यधिक दोहन करता है और भूमि की उर्वरा शक्ति का ह्रास कर देता है। कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, तो कौन है, ओशियन यानी महासागर इकोसिस्टम। कौन सा कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सर्वाधिक अस्थायी यानी स्टेबल इकोसिस्टम है, तो वह महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है तो सर्वाहारी को, क्योंकि यह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, जिससे उनको उच्चतम पोषण प्राप्त होता है। पारिस्थितिकी के जनक किसको माना जाता है, तो जनक का नाम है, जर्मन वैज्ञानिक थे अर्नेस्ट हैकल, और इन्होंने ही सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया, उनका नाम था एजी टांसले। पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था यह किस आंदोलन का नारा था, चिपको आंदोलन, और इस आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति का नाम सुंदरलाल बहुगुणा, और यह हुआ कहाँ था, तो आज के उत्तराखंड में। आगे कौन से वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाएगी। द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल मुख्यतः भारत में किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो यह पश्चिमी घाट क्षेत्र में मुख्य रूप से पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ, तो नागालैंड में मनाया जाता है, यानी कि यह नॉर्थ ईस्ट में भी पाया जाएगा। नेपाल तथा भारत में वन्यजीव संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव नामक एक नया संगठन आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या था, टाइगर का संरक्षण। भारत में सबसे बड़ा आवास किसका, बाघ का, यानी टाइगर रिजर्व कौन सा है, आंध्र प्रदेश में स्थित नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश के तट के निकट पाई जाती है, तो वह है ऑस्ट्रेलिया में स्थित द ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग पर कोरल सागर में स्थित एक यह अवरोधक प्रवाल भित्ति है। इसे वर्ष 1981 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। आगे बढ़ते हैं। टॉप स्लिप के नाम से किस राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है, तो इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान कहिए। किस प्रजाति को विलुप्त माना जाएगा, जो अपने प्राकृतिक आवास में न दिखाई दे तो कम से कम 50 साल। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान तो यह कर्नाटक में है। मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो यह उड़ीसा में है। और आगे देखते हैं। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में। पक्षी उद्यान तो गोवा चले जाइए। भारत का प्रथम तितली उद्यान या बनरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में है। पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो यह उत्तराखंड में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो कर्नाटक में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, यह असम में है। और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान क्या नाम है इसका, इंद्रावती, तो यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसी तरह पलामू राष्ट्रीय उद्यान तो यह झारखंड में है। कौन सा बाघ आरक्षित 2 राज्यों में स्थित है, तो पेंच, यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थित है। काजीरंगा क्यों प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर जो वन हॉर्न राइनो है इसके लिए प्रसिद्ध है। गर्म पानी अभयारण्य असम में है। नामदफा अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश। बुक्सा बाघ परियोजना पश्चिम बंगाल में स्थित है। भरतपुर पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान यह राजस्थान राज्य में है। दाचीग्राम राष्ट्रीय पार्क तो यह जम्मू कश्मीर राज्य में है। दम्फा टाइगर रिजर्व तो यह मिजोरम राज्य में स्थित है। संजय राष्ट्रीय उद्यान तो यह मध्य प्रदेश राज्य में है। संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। हरिके आर्द्रभूमि तो यह पंजाब में है। हरिके आर्द्रभूमि पंजाब। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कांगेर घाटी तो यह छत्तीसगढ़ में है। कांगेर घाटी कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में है। कौन सा उद्यान सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है, तो मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व है, 50। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या 18। वर्तमान में भारत में कितने स्थल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, तो अभी तो वर्तमान में 29 हो जाएगा, क्योंकि नया नाम कौन शामिल हुआ है, तो जयपुर को शामिल किया गया है। पहले 37 था, जिसमें एक जो मिश्रित कौन है, तो कंचनजंगा है।
वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? लगभग 103। और हाथी रिजर्व की संख्या तो 32 से ज़्यादा है। और रामसर वेटलैंड तो यह भी 36 हो गया है। चिनार वन्यजीव केरल में है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो नाम ही है वन विहार, यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। भारत का समुद्री पार्क कहाँ स्थापित है? कच्छ की खाड़ी यानी गुजरात में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो राजस्थान में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, और यह राजस्थान में है। फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर तो यह उत्तराखंड में है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। राजाजी राष्ट्रीय पार्क जो यूके में यानी उत्तराखंड में है, यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेरों के लिए। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो दूधराज या शाह बुलबुल। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के में सबसे पहले शामिल किया गया? तो नाम था कान्हा किसली का। टाइगर स्टेट कौन है भारत का? तो मध्य प्रदेश है। एशियाई बबर शेर का निवास कहाँ है? तो गिरवन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात है। भारत के किस क्षेत्र को सह्याद्री कहा जाता है? तो यह पश्चिमी घाट को। और जैव विविधता की दृष्टि से भारत का सबसे धनी स्थल तो वह पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल को क्या कहेंगे? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ यानी जो तमिलनाडु में स्थित है। जंगली गधा अभयारण्य तो यह गुजरात में है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसे कब और स्थापित किया गया? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो 1936 में स्थापित किया गया था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान था। गिर राष्ट्रीय उद्यान के शेरों को कहाँ स्थापित करने पर बात चल रहा था? तो जगह का नाम था पालपुर कुनो मध्य प्रदेश। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? तो भारत में पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति ज्वारी वन कहाँ पाई जाती है? तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। गंगा डेल्टा की मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? सुंदरवन। सुंदरी वृक्ष किस प्रकार की वनस्पति है? तो यह मैंग्रोव वनस्पति है। भारत में वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर वार्षिक से अधिक हो। इस तरह का क्षेत्र तो उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिम घाट में ही है। आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट बैट के लिए विलो कहाँ से प्राप्त होता है? तो विलो नामक लकड़ी से क्रिकेट बैट बनाए जाते हैं और यह लकड़ी शंकुधारी वृक्ष वन से प्राप्त होता है और जो भारत में मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर से प्राप्त होता है। उपयुक्त पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वन आवश्यक हैं? तो 33%। और चिपको आंदोलन का संबंध उत्तराखंड से था और जिला चमोली था। नंदा देवी जीवमंडल किस राज्य में है? तो यह उत्तराखंड में है। भारत का प्रथम तितली उद्यान तो बनरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में स्थित था। माजुली द्वीप संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो किस राज्य में है? तो यह असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में है। मौन घाटी यानी साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो केरल में है। दाचीग्राम अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित दाचीग्राम एकमात्र अभयारण्य है जो कश्मीरी महामिर्ग यानी हंगुल या कश्मीरी स्टैग के लिए फेमस है। भारत में समुद्री गाय किस बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है? तो यह समुद्री का मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व यानी तमिलनाडु में पाई जाती है। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट जो हाल ही में जारी किया गया है 2019 का, इसके हिसाब से भारत की पूरी भौगोलिक क्षेत्र का कितना % क्षेत्र वनों और पेड़ों से आच्छादित है? तो अभी वर्तमान में अधिक हो गया है। कितना है? तो 24.65% से भी ज़्यादा है। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई थी? तो भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना यानी NAPCC नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज वर्ष 2008 में प्रकाशित हुई थी। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश चीन है जो पूरी दुनिया का अकेले 28% कार्बन का उत्सर्जन करता है। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका गठन कब हुआ? तो यह रियो डी जेनेरो में 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन में इसका गठन किया गया। और पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? रियो डी जेनेरियो 1992 की बात है। डॉप्सन इकाई का उपयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई मापने में। विश्व की ग्रीन हाउस गैसों में भारत का भाग कितना है? 5% से ज़्यादा। कार्बन क्रेडिट की संकल्पना तो यह क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के बाद अस्तित्व में आया। कौन सी ग्रीन हाउस गैस
कौन सी गैस है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस तो कार्बन डाइऑक्साइड। जुगाली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं? तो मीथेन को। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी? तो जोसेफ फोरियर ने। जोसेफ फोरियर। कौन सा राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश था। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय करने के लिए विभिन्न देशों के बीच एक करार है। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ है? तो अंटार्कटिका के ऊपर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। कौन सा वर्णक वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है? तो उसका नाम है कैरोटीनाइट। यूनेप यानी यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ? तो केन्या के नैरोबी में है। इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? तो यह किसको दिया जाएगा? जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। केन्या की नोबेल पुरस्कार विजेता क्या नाम था? वांगडी माथाई का योगदान क्या है? उदाहरणीय विकास के लिए, और इन्होंने केन्या में ग्रीन बेल्ट मूवमेंट यानी बहुत सारे पौधों को लगाया होगा। ईपीए का पूर्ण रूप के पूरा नाम बताइए? तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, और यह पर्यावरण संरक्षण एवं जागरूकता अभियान संबंधित एक अमेरिकन संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित है? ओस्लो यानी नॉर्वे की राजधानी में। मेघा पाटकर का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से था। भारतीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? तो नागपुर यानी महाराष्ट्र में। ग्रीन पीस क्या है? तो यह पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ग्लोब 500 पुरस्कार किससे संबंधित है? तो पर्यावरण प्रति रक्षा से संबंधित है। ISO 14001 क्या है? तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन है जो प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है। और राजीव गांधी वन्यजीव अभयारण्य वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार किसके लिए दिया जाएगा? सिंपल बात है, यह पर्यावरण से संबंधित जो काम करेंगे उनको मिलेगा। ओजोन परत संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। हरित विकास यानी ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक WM एडम्स थे। हरा सूचकांक यानी ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया? तो विश्व बैंक। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय तो कोलकाता में है। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था? तो MIC गैस के कारण यानी मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण। वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बना था? मॉन्ट्रियल कनाडा में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। सलीम अली कौन थे? तो यह एक विख्यात पक्षी वैज्ञानिक थे। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस सबसे पहली बार कब मनाया गया? तो 1973 में। भारत में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो यह महोत्सव जुलाई के प्रथम सप्ताह यानी 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। जुलाई 1950 में अधिक पेड़ उगाओ अभियान का उद्घाटन किसने किया? KM मुंशी ने किया था। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी शिखर सम्मेलन नाम दिया गया। पर्यावरण विकास पर वर्ष 1992 में जो रियो समिट हुआ था उसी का नाम है। भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय तो यह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का नाम है। ग्रीन मफलर तो ध्वनि प्रदूषण से संबंध रखता है। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर क्या है? तो यह इंदिरा गांधी नहर परियोजना है जो मुख्य रूप से राजस्थान में स्थित है। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1972 में। और भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तो यह 1986 से लागू है। और भारत में जैव विविधता अधिनियम कब लागू किया गया? 2002 में। और मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहाँ स्थित है? तो यह परियोजना गुजरात की खंभात की खाड़ी में स्थित है। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1966 को। जल की कठोरता को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसका नाम है जल का मृदुकरण। समुद्री जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाएगा? आसवन विधि द्वारा। प्रकृति में पानी सबसे शुद्ध रूप है, तो पानी का जो प्रकृति में सबसे शुद्ध रूप है उसको कहते हैं वर्षा जल। और अपनी प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो वह है दामोदर नदी। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन सा है? तो आर्सेनिक। संसार के स्वच्छ जल का कितना % हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित है? तो मीठे पानी के लगभग 70%। और
धूम कोहरा का कारण क्या होगा? वायुमंडल में प्रदूषण तत्वों के प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकरण व द्वारा निर्मित उत्पादों का तीव्र जमाव। अम्ल वर्षा तो बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होती है। तो आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। फिर एक नए अध्याय में मिलते हैं पर्यावरण के, तब तक धन्यवाद।